16 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ की बोरिंग होगी। सवाल है कि जो बजट है इसमें बोरिंग तो बड़ी मात्रा में है, लेकिन कैपेक्स भी खर्चा काफी है, लगभग 7-8 लाख करोड़ का कैपेक्स खर्चा है। और बाजार में जिस तरह की इसमें इसके बाद तेजी आई है, उम्मीद की जा रही है कि बजट अपने जो लक्ष्य लेकर चल रहा है वो काफी कुछ पूरे होंगे। हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि बजट में ऐसा क्या है जो कि अभी लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में है नीलेश साहे जी, जो कि कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी हैं। साथ साथ आप प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं। साथ साथ हमारे साथ जितेंद्र अग्रवाल जी हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एडवाइजर हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। आप जाने माने हस्ताक्षर है राजस्थान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलेश सर, हमने हेडिंग देखी मैंने कई सारी अखबारों में, उसमें कहा गया है कि बुलिश बजट है, कई में कहा गया कि आपने जो जो कहा गया है उसका पैसा कहाँ से आएगा। इसके बाद दूरगामी तो कहा ही जा रहा है इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें बार बार एक बात जो उभर के आ रही है, बोरिंग काफी दिखाई गई है। जो ओवरऑल जो हमारा बजट है लगभग 39-40 लाख करोड़ का, और अगर हम उसको जो हमारे पास रेवेन्यू है वो लगभग 23 लाख करोड़ के हैं। तो ये बोरिंग होना अच्छी बात है या फिर इसको एक चिंता की तरह देखें इसको? ये बजट में वित्त मंत्री जी ने सबसे छोटी स्पीच दी और सबसे बड़ा रोड मैप दिखाया कि 100 साल में, जब भारत की स्वाधीनता के 100 साल होंगे 2047 में, तब भारत कैसे दिखना चाहिए। अब समय कोरोना का है तो मैं कोरोना की भाषा में बात करता हूं। वित्त मंत्री जी रिस्पोंडेड विद डॉलो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, booster for housing, sanitizer for small and medium enterprises and rural India, kept social distancing from raising taxes, and cleared the PCR test. The PCR stands for PM Gati Shakti, capital expenditure and reforms. इस बजट में जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो डेट मार्केट की अनुमान से काफी आगे है। डेट मार्केट ग्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम 12-13 लाख करोड़ की सोच रहा था। एक्चुअल नंबर 14.95 बजट में आया है, बट अगर हम आरबीआई के स्विच इंक्लूड कर दे तो वो 14.35 आया। 13 के सामने 14.35, तकरीबन 10% ज्यादा। अगर हम बोरोइंग करके निवेश कर रहे हैं तो डेट और इक्विटी मार्केट दोनों उसको पसंद करेंगे, बट अगर आप बोरोइंग करके खर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे उतना पसंद नहीं किया जाएगा। सरकार ने बोरोइंग बढ़ाई है, निवेश भी बढ़ाया है, बट बोरोइंग और निवेश में आज भी एक अंतर है। एंड हमें लगता है इस बजट में रेवेन्यू एस्टिमेट बहुत ही कम लिया गया है, बहुत ही कंजर्वेटिव लिया गया है। अगर हम डाइवेस्टमेंट का नंबर देखें तो बजट 22 में 1,75,000 करोड़ एस्टिमेट किया था, रिवाइज में उसे 78,000 करोड़ कर दिया और नेक्स्ट ईयर के लिए सिर्फ 65,000 करोड़ रखा है। हमें लगता है कि डाइवेस्टमेंट की रिसीट इससे बहुत ज्यादा होगी। स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन में 1,66,000 करोड़ की कटौती की गई है। हमें नहीं लगता कि रिटेल सेविंग्स इतनी जोर से गिरेगी कि स्मॉल सेविंग्स में 1,66,000 करोड़ की कटौती हो। जो टैक्स कलेक्शन है वह अप्रैल 21 से दिसंबर 21 के बीच में 44% ग्रो हुआ है। अब हमने उम्मीद लगाई है रिवाइज्ड एस्टिमेट FY22 में कि 21% के आसपास ग्रोथ होगा, तो इतनी शॉर्टफॉल आती हुई नहीं दिखती है। हमें लगता है कि FY23 के रेवेन्यू एस्टिमेट में भी टैक्स कलेक्शन में शायद 3 से 4 लाख करोड़ की अधिक आवक हो सकती है। आरबीआई का डिविडेंड 27,000 करोड़ से कम लिया गया है। हमें लगता है कि सरकार ने रेवेन्यू एस्टिमेट बहुत ही कंजर्वेटिव लिए हैं और उस वजह से जो एक्चुअल बोरोइंग होगी वो बजटेड नंबर से कम होगी। एंड इक्विटी मार्केट इस चीज से खुश हो रहा है कि बोरोइंग कम होगी, निवेश ज्यादा हो रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को मोटा मोटा, नॉट एग्जैक्टली बट मोटा मोटा मैच कर लेंगे, इसलिए वो इस बजट को अच्छी तरह ले रहे हैं। डेट मार्केट वाले थोड़े सहमे हुए हैं, वो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, तो उन्हें बोरोइंग प्रोग्राम देख के यील्ड बढ़ा दी है।
लेकिन अगर आप उसको ओवरऑल देखें तो ये रिकवरी बजट है कि रिफॉर्मेटिव बजट है? अगर दो कैटेगरी में इसको बांटना चाहें या कोई तीसरी कैटेगरी आप देना चाहें तो। मेरे हिसाब से ये एक इन्वेस्टमेंट लेड बजट है। सी, अगर आप देखें तो एक अंग्रेजी में कहावत है, गिव अ फिश टू अ पर्सन फॉर अ डे एंड टीच हिम फिशिंग फॉर लाइफ टाइम। तो FY 21 में हमने अपनी सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ कर दी, बिकॉज उस समय लोगों को फिश देना जरूरी था, लोगों को सहारा देना जरूरी था। तो हमने 80 करोड़ फैमिली को, 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स मुफ्त में दिया। बट हम जिंदगी भर तो फिश हर लोगों को नहीं दे सकते, कहीं तो उनको फिशिंग सिखाना जरूरी था। सो इस बजट में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को फिशिंग सिखा सके। यह बजट ने एक रोड मैप बनाया है, एक बिल्डिंग ब्लॉक रखे हैं कि इसके ऊपर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो फार्मर हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वह लोग अपनी ग्रोथ कर सके, एम्प्लॉयमेंट खड़ी कर सके, जॉब्स खड़े कर सके और ओवरऑल ग्रोथ को एक परमानेंट सपोर्ट दे सके। लेकिन आपने कहा कि शेयर बाजार को ये पसंद आ रहा है और डेट मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, तो शेयर बाजार को उधारी क्यों पसंद आ रही है? इसका कुछ कारण? बिकॉज इस बजट के अंदर पहली बार सरकार ने निवेश को इतना महत्व दिया है। आज आप देखिए, 1947 में जब हमें आजादी मिली तो पूरे एशियाई महाखंड में हमारे पास सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक थी। अब उस रेलवे ट्रैक की वजह से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमें एक शेयर मिलता था ग्लोबल GDP में। हमारे पास एशिया की सबसे पहली स्टील मिल थी, हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भी था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो हम ग्लोबल GDP में एक अच्छा शेयर रखते थे। एंड डिस्पाइट ब्रिटिशरों ने हमें पूरे जोर से लूटा, फिर भी हमारी इकोनॉमी खड़ी रही थी। बट उसके बाद चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये सब हमसे बहुत आगे चले गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो ऑब्वियसली हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई, हमारा एक्सपोर्ट शेयर, हमारा ग्लोबल GDP शेयर कम हो गया। फिर 1991 में हमने रिफॉर्म्स किए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाया, तो आज धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ये प्री रिक्विजिट है अगर आपको ग्रोथ बढ़ाना है, और सरकार ने इसमें तकरीबन 7.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए लगाया है। यह FY 22 रिवाइज एस्टिमेट के ऊपर 22% जंप है। अगर सॉरी, जो सरकार ने कहा है कि ये 35% जंप है FY 22 बजट एस्टिमेट के ऊपर, और 25% जंप है रिवाइज एस्टिमेट के ऊपर। हमारे हिसाब से हम लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें तो ये 10% जंप है। FY 2014-15 में कैपिटल एक्सपेंडिचर तकरीबन 12% ऑफ बजट होता था, उसको हमने पिछले 4-5 सालों में बढ़ा के 19% कर दिया है। तो इक्विटी मार्केट इसलिए खुश है कि अब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा होगा कैसे एयरपोर्ट 10 साल में ज्यादा हुए हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, कैसे हाईवे बढ़े हैं, कैसे रेलवे नेटवर्क बढ़ा है। तो ये सारी चीजें सपोर्ट कर रही है कि अब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आने वाले दिनों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, GDP ग्रोथ भी अच्छा होगा, कॉर्पोरेट ज्यादा मुनाफा कमाएंगे और इक्विटी मार्केट उसे डिस्काउंट करके खुश हो रहा है। जी, इसमें बजट में जो आपका जो ओवरऑल 39 लाख करोड़ का जो 40 लाख का करोड़ जब वो लगभग बजट दिया गया है, वो पिछले साल से लगभग जो है 10% ज्यादा है। तो ये ज्यादा पैसा आपको सबसे अधिक कहाँ वितरण होता दिख रहा है? सबसे अधिक कैपेक्स में जा रहा है या और भी सेक्टर में जा रहा है? हमारी सरकार के पास कुछ एक्सपेंडिचर तो कमिटेड है। आपको सैलरी देनी है, उसमें 9% ग्रोथ हो गया। आपको ब्याज देना है, उसमें तकरीबन 16% ग्रोथ हो गया। आपको सब्सिडीज देनी है, उसमें आपने बेल्ट टाइट की है, बट जो सब्सिडी देनी है वो तो देनी ही पड़ रही है। और हमारे नेबर भी इतने अच्छे भगवान ने दिए हैं कि डिफेंस पे खर्चा करना ही पड़ता है। तो सरकार के पास मतलब काफी स्ट्रेट जैकेटेड है
बहुत कम रास्ता है जिसके ऊपर वो चल सकते हैं, और उसके अंदर उन्होंने 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश की योजना बनाई है। यह रूरल इंडिया में जा रहा है, रोड में जा रहा है, रेलवे में जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में जा रहा है। तो ये ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी है। बाहर के लोग कह सकते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, बट अपने को ही मालूम है कि अपनी जेब में कितना पैसा है, कितना कमिटेड एक्सपेंडिचर है, और कितना हम नया खर्चा कर सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म विजन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म विजन में तो नहीं जी सकते, हम जीना है महंगाई के आंकड़ों में जीना है, हमें जीना है तो आपके जो ग्रोथ की रेट है उस पर ही जीना होगा आज का जो जीवन है। तो ग्रोथ रेट का अगर हम बात करें तो पिछले अगर हम मोदी के राज में पूरे देखें तो ग्रोथ रेट लगातार कोविड के पहले से गिरना शुरू हो गई थी 2 साल पहले से, और फिर लगातार गिरी है। हालांकि 2022 में ग्रोथ है, लेकिन वो एक तरह रिकवरी ग्रोथ है। तो ये जो जिस तरह के हालात आपको लग रहे हैं वो ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी लगातार जो है ना बढ़ती दिख रही है। तो ऐसे हालत में आपको जो बजट आया है वो बजट आपको क्या कहेंगे कि जो है ना ये आगे जाके हमें एक सॉलिड बैकग्राउंड दे रहा है कि हम ग्रोथ कर पाए, जो हमारी रिकवरी हुई है रिकवरी के बाद प्री कोविड लेवल से आगे जा सके, कंजप्शन बढ़ सके? कई बार ग्रोथ इसलिए अचीव हो जाती है कि आपने स्टेरॉइड्स दे दिए। स्टेरॉइड्स लेने से इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा लगता है, बट फिर पूरी जिंदगी आप उसकी साइड इफेक्ट से जूझते हैं। और कई बार आप नेचुरोपैथी आयुर्वेदी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं दिखती, बट धीरे धीरे रिकवरी आती है। तो मेरे हिसाब से भारत ने पिछले 8-10 सालों में जो साइड इफेक्ट्स थी पुरानी उसको कम किया है, और अपने आप को सुदृढ़ किया है कि हम लंबी रेस के लिए दौड़ सके। पहले आप देखिए महंगाई का दर क्या था और अब क्या है। पहले डबल डिजिट महंगाई नॉर्मल मानी जाती थी। आज हमारी महंगाई अमेरिकन महंगाई से पिछले 5 महीनों से नीचे है, और फिर भी लोग कह रहे हैं कि भारत में महंगाई है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो मोदी राज में लगभग 7 साल 8 साल जो हो चुके हैं उसमें शुरुआत से महंगाई तो थोड़ी कम थी, लेकिन अब कोविड के बाद से जो है ना लगभग हर सेक्टर में लगभग 10% 20% महंगाई है। मिस्टर जैन, आप अगर आइटम वाइज देखें तो देयर विल बी 10 आइटम्स जहां पे 20% इंक्रीज हुआ होगा। मैं आपको 100 आइटम गिना सकता हूं जहां पे नेगेटिव ग्रोथ हुई होगी। अल्टीमेटली आप ये देखिए कि हिंदी फिल्म में मदर इंडिया हो, कालीचरण हो, रोटी कपड़ा मकान हो, विलन ब्लैक मार्केटियर होता था, फूड ग्रेन की होर्डिंग करता था। लास्ट कौन सी हिंदी फिल्म में आपने उस विलन को देखा है जो ब्लैक मार्केटियर हो? अब विलन टेररिस्ट होता है, पॉलिटिशियन होता है, बट ब्लैक मार्केटियर नहीं होता। हमारे इतिहास में बहुत कम दिन ऐसे हैं जब हमारी महंगाई का दर अमेरिकन महंगाई से नीचे है। पिछले 5 महीनों से अमेरिकन महंगाई हमारी महंगाई से ऊपर है। ये अगर नजरिया है। अभी किसी ने कहा था कि भारत स्टैगफ्लेशन से गुजर रहा है। स्टैगफ्लेशन का मतलब महंगाई ऊपर और ग्रोथ नीचे। अब आप डेटा देखिए, आईएमएफ के हिसाब से नेक्स्ट ईयर वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट 9% ग्रोथ। सो हम 9% पे है, दुनिया 1-2% पे है, तो हमारा ग्रोथ तो ऊपर है ही है, इसमें तो कोई दो राह हो नहीं सकता। और महंगाई का रेट देखिए, हमारी महंगाई अमेरिकन और जर्मन महंगाई से नीचे है। तो फिर इसे आप कैसे स्टैगफ्लेशन कह सकते हैं? और अगर बेंचमार्क ये है कि आफ्टर हैविंग द बेस्ट ग्रोथ एंड लोएस्ट इन्फ्लेशन इंडिया इज स्टैगफ्लेशन, तो अमेरिका जर्मनी कहां पे है? अब लोगों ने क्या है कि एक कंक्लूजन बना लिया है कि महंगाई है, आपको डेटा देखना नहीं है। और कुछ आइटम में महंगाई बढ़ती है, जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, बट फ्यूल प्राइसेस के ऊपर हमारा कंट्रोल क्या है? अगर रशिया यूक्रेन में लड़ाई होगी, अगर हाउथी रिबेल मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स फायर करेंगे, तो क्रूड के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सर ऐसे समय भारत में बहुत कम रहे हैं जब WPI CPI से ज्यादा रहा हो। अभी फिलहाल WPI लंबे समय से CPI से ज्यादा चल रहा है, तो महंगाई तो बढ़ी है, WPI लेवल पे महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल सही पॉइंट, बिल्कुल सही पॉइंट मिस्टर जैन। बट क्या आपको पता है कि WPI 1.5-2 साल पहले नेगेटिव चल रहा था?
तब आपने ये नहीं बोला कि WPI नेगेटिव है, हमारी ब्याज की दरें बहुत ऊपर हो गई, हमारी रियल इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गई। सो अगेन नजरिए की बात है। WPI आज इसलिए ऊपर है बिकॉज ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस और क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं। बट यही WPI जब नेगेटिव था तब ये लोग कहां गए थे? आज आपको एक कंक्लूजन पहले तय करना है, महंगाई ऊपर है तो WPI ले लिया। आपको अगर WPI जब नेगेटिव था तब ये बात नहीं की, तो क्या आपको हक बनता है कि आप आज बात कर सके WPI ऊपर है? जी, तो ओवरऑल जो बजट का संदेश है, वो बजट आपके संदेश में नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ओवरऑल अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को समझा सकें, जिसके बाद हम चर्चा को और विस्तार दें। सो पॉजिटिव ये है कि ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव बजट है इस बार। हमारे कंजर्वेटिव हमारे आम आदमी को थोड़ा समझ में कम आता है, कंजर्वेटिव मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें इनकम जितनी होनी चाहिए उससे कम एस्टिमेट की गई है, तो उम्मीद है कि एक्चुअल इनकम बजटेड इनकम से ज्यादा होगी। नहीं तो 21,000 रुपये आप कह रहे हैं, क्योंकि इनकम तो साथ ही सरकार को जितना हो रही है वो तो आपके टैक्स है, दो ही टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और थोड़ा बहुत आपको जो है ना डिसमेंटमेंट से मिल जाएगा, तो वो तो साफ है, सरकार उसमें कंजर्वेटिव कैसे हो सकती है, थोड़ा सा समझा सकें तो। सो एक है कि मैं टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ 9.6% लू, जबकि इस साल 9 महीने में 44% ग्रोथ हुआ है। अब आप 44% के सामने 9% जस्टिफाई तो करें। उसका बेस तो बहुत कम था ना, इसलिए तो वो बढ़ जाएगा इस साल, तो ठीक है। हाँ, तो उस बेस के ऊपर ही जैसे रिवाइज एस्टिमेट है उसमें आपने 21% ग्रोथ अज्यूम किया है, जबकि 9 महीने में ही 44% ग्रोथ है। इस बार उम्मीद है कि टैक्स कलेक्शन कुछ 17 लाख करोड़ के आसपास होगा, बट अगर दिसंबर की रफ्तार से चलते रहे तो हम 20 लाख करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो एस्टिमेट लिया है वह आज की एक्चुअल पोजीशन से कम है। जी जितेंद्र जी, अब डाइवेस्टमेंट में देख लीजिए, टोटल एस्टिमेट 2 साल का मैं कंबाइन कर रहा हूं, 78,000 और 65,000 करोड़। अब आप बोल रहे हैं कि LIC की 10% डाइवेस्टमेंट में 1 लाख करोड़ मिल जाएगा। नीलांचल इस्पात ऑलरेडी बिक चुका है। आपके जो बाकी है कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन, IDPI बैंक, BPCL, तो डाइवेस्टमेंट का जो नंबर लिया है वो बहुत ही कम लगता है कंपेयर टू व्हाट इज द पोटेंशियल। जी जितेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बजट का जो मेन आउटकम क्या है आपकी नजर में? डिजिटल इंडिया के ऊपर इतना बड़ा फोकस पहली बार देखने को मिल रहा है। डिजिटल इंडिया का इंडिया IT सेक्टर में बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ, हम इंडिया में देखें तो डिजिटली हम अभी 10-15 साल पीछे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे। लेकिन इस बार जो डिजिटल इंडिया में फोकस है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, आपके लॉजिस्टिक के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एक AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, इन सब में, तो इनमें क्या इतना बड़ा IT मैन पावर आएगा, लॉजिस्टिक मैन पावर आएगा, तो रोजगार की समस्या, डिजिटल इंफ्रा को अगर बढ़ावा देंगे तो रोजगार की समस्या पे बहुत बड़ा कंट्रोल हो सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन का डाइवेस्टमेंट भी होना बाकी है, और भी बहुत सारे डाइवेस्टमेंट होना बाकी है, और उसके अलावा ONGC है और पावर ग्रिड वगैरह है, उन कंपनियों में भी थोड़े थोड़े स्टेक सेल होने बाकी हैं। तो वो सब तो इसमें हमने लिए नहीं। 78,000 और 65,000 ये तो नॉर्मल टारगेट डाइवेस्टमेंट के लिए है। डाइवेस्टमेंट विल बी अराउंड 3 to 4 लाख करोड़ इन 2 years। तो वो पैसा कहां जाएगा अगर आता है तो? दूसरा बोरोइंग। जितेंद्र जी, लेकिन आप कैपेक्स की बात करें तो कैपेक्स पिछले साल हमने जो अनुमान लगाया था, मतलब जो एस्टिमेट था, वो खर्च नहीं हो पाया अभी, और इस पर भी संदेह बताया जा रहा है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो भी एक क्वेश्चन है कि हमने अभी तक जो कैपेक्स किया है और आगे हम जो कैपेक्स की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो वो कैसे हम कैपेक्स कर पाएंगे? अगर ये कर पाते हैं, क्योंकि इतना पैसा अगर कलेक्ट होना है और हम ये कैपेक्स कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ा बूस्टर होगा हमारे लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा बूस्टर होगा। और आई थिंक ये हम पिछले 2 सालों में खर्च नहीं कर पाए, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कोरोना फोकस होने की वजह होना, क्योंकि हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव थे उससे थोड़ा सा डिफर हो गए थे। अगर आगे कोरोना लाइक प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो आई थिंक कैपेक्स होगा, कैपेक्स जरूर होगा। और कैपेसिटीज भी जो नहीं बढ़ पाई है अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या दूसरे सेक्टर्स में, तो कैपेसिटीज भी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हम
बहुत मतलब वन प्लस चाइना की में इंडिया बहुत फोकस्ड है और उसको इनकैश इंडिया को करना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, अभी टैक्सेशन के बारे में जैसे रेवेन्यू टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि 9.61% हमने नेक्स्ट ईयर के टारगेट बढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप देखें दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अगर हम एक रीजनेबल एस्टिमेट भी अगर टैक्सेशन फ्रंट में जोड़ लेते हैं, तो जितना हम नेक्स्ट ईयर टैक्स का टारगेट की बात कर रहे हैं वो तो इस शायद एक्चुअल 2022 एंड में ही हम अचीव कर लेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आने वाला है वो भी काफी कंजर्वेटिवली हमने प्रोजेक्ट किया है। तो ये थोड़ा सा समझ से परे है, इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आएगी तो समझ में आएगा कि ये बोरोइंग का जो फिगर है वो सही है या गलत है, या बोरोइंग में ही सब कुछ छिपा हुआ है। उसके अलावा देखो, बजट मेरा ये मानना है कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। कोई भी बजट में ऐसी बैड न्यूज नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट उसको नेगेटिव लेता। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा तेजी आई है, लेकिन आप वैसे भी देखोगे कल बजट अनाउंसमेंट से पहले जो मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट कल क्लोज हुआ लगभग उसी लेवल पे क्लोज हुआ है। कोई बहुत ज्यादा बजट की अनाउंसमेंट से मार्केट तेज नहीं हुआ है। बजट में कोई बैड न्यूज नहीं थी इसलिए मार्केट गिरा नहीं है। जितन जी, बैड न्यूज आपके लिए जो 25 साल का विजन रख सकते हैं, जो 25 साल तक विजन समझ सकते हैं, उनके लिए नो बैड न्यूज गुड न्यूज हो सकती है। लेकिन जो महंगाई से जूझ रहा है, जिसको चाहिए ग्रोथ चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, उसके लिए कोई गुड न्यूज होना तो वेरी बैड न्यूज। उसको तुरंत रोजगार चाहिए, वो 25 साल इंतजार नहीं कर सकता। तो आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, ये तो जो आदमी जिसको तुरंत नीड है उसके लिए कैसे अच्छा हो सकता है। और भारत की आबादी कोविड में दौर में तो वही है आपके, चाहे वो किसान हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे वो बेरोजगार हो, युवा हो, सभी लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग बार बार ये बोल रहे हैं, मेरी समझ से थोड़ा परे हो रहा है बार बार कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ, इसके ऊपर आ रहा हूं मैं। आपने बोला कि एक तो महंगाई और दूसरा बोला रोजगार। तो महंगाई के जो इश्यूज हैं, महंगाई का इशू ये है कि पिछले 2-2.5 साल में इतना बड़ा पैसा प्रिंट हुआ है, इतनी लिक्विडिटी आई है पूरे वर्ल्ड वाइड। डेवलप्ड कंट्रीज ने बेरोजगारी भत्ते इतने ज्यादा दिए हैं, जो रोजगार आदमी को जितना पैसा नहीं मिलता उससे ज्यादा पैसे दिए हैं। तो वो सब उस लिक्विडिटी की वजह से महंगाई बढ़ी है। और इसके पीछे दूसरा एक महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कंसर्न है सप्लाई डिस्टरबेंस। तो सप्लाई चेन का जो डिस्टरबेंस है वो कोरोना की वजह से लॉजिस्टिक्स में डिस्टरबेंस आया, और उसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टरबेंस की वजह से भी महंगाई काफी बढ़ी है। और कमोडिटीज और इन सब की महंगाई तो उसका बेसिक रीजन है। तो अब आगे सप्लाई, मेरे को नहीं लगता कि सप्लाई कंसर्न्स से बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक वो डिस्टरबेंस रहेगी, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स तो अगर ये कोरोना इश्यूज बहुत ज्यादा आगे बढ़ते नहीं है तो सप्लाई कंसर्न्स काफी कुछ रिजोल्व हो जाएंगे। तो उसकी वजह से भी महंगाई पे कंट्रोल होना लाजमी है। दूसरा, फेड रेट, अभी हमको देखना है इंटरेस्ट रेट्स को। इंटरेस्ट रेट बढ़नी है। मैं पिछले 6 महीने से ये बार बार बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे भी आके मैंने 2-3 बार बोला है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़नी है और बढ़ेंगी। अब फेड ने जो हिंट दिया है कि अभी जो डिस्काउंटेड है 4 से 5 इंटरेस्ट रेट इस साल में फेड रेट की डिस्काउंटेड है, लेकिन कोई कह रहे हैं 4 बार रेट बढ़ाएगा फेड, या कोई कह रहे हैं 7 बार भी बढ़ा सकता है। तो अगर, और मार्च में फर्स्ट टाइम जो रेट बढ़ने वाली है वो 0.25 बढ़ती है या दो रेट बढ़ती है, 0.50 बढ़ती है, वो भी एक क्वेश्चन है। तो फेड जब रेटें बढ़ाएगा तब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है। अब इंडिया उसको कितना फॉलो करता है, क्योंकि इंडिया में मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल जैसे फेड रेटें बढ़ाएगा वैसे इंडिया रेटें बढ़ाएगा। और काफी कुछ ये रेट इंक्रीज डिस्काउंटेड है। जो इस साल का रेट इंक्रीज है, अगर फेड 4 रेट हाइक करता है तो वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। दूसरा फैक्टर है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इतने बढ़िया आ रहे हैं, अर्निंग एस्टिमेट्स चेंज हो रहे हैं कॉर्पोरेट्स के, तो वो भी बड़ा। जितन जी, मैं चाहूंगा कि हम बजट से थोड़ा सा डिबेट ना हो। नीलेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये अमेरिका की चर्चा ले ही आए, तो थोड़ा सा हमें इस मन में हमारे जो लोगों के, जो आम आदमी की जिज्ञासा रहती है कि अमेरिका में जरा सा आप फेड की रेट दर होती है, भारत में हड़कंप हो जाता है। भारत दे रहा है आपको रिटर्न 8-9% का रिटर्न दे रहा है, 10% का रिटर्न दे रहा है। आप सेंसेक्स पे जाएं या आपकी जो ओवरऑल हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, और वहां 1-2% के माइनस, मतलब जरा सा 2.25 पे जरा सा चेंज होता है और हड़कंप हो जाता है। तो वहां इतना क्या लालच है लोगों की, लोग जो है ना निकाल के अपना पैसा तुरंत वहां शिफ्ट करने लगते हैं।
और इसमें बजट के बाद से इसमें कोई बदलता दिख रहा है क्या ये? एक है कि गोरे की गुलामी करना वो हमारी फितरत में घुसा हुआ है। जब तक हमारी फितरत नहीं बदलेगी तब तक ऑब्वियसली हम देखते रहेंगे कि यूएस में क्या होता है और यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये जितना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उतना रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। अब जब यूएस में ब्याज की दरें बढ़ती है तो वहां के निवेशक जो पूरी दुनिया में निवेश करते हैं उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और जब रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो उस हिसाब से मार्केट में करेक्शन आता है। ये दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट में होता है, किसी देश में ज्यादा आता है, किसी देश में कम आता है। इस वक्त जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि हमारे लिए यूएस ब्याज की दरों को देखना जरूरी है, बिकॉज पहले एक ब्रिक्स करके कंट्री होती थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका बहुत नीचे आ गए और इंडिया और चाइना एक तरफ है, तो हमारी वैल्यूएशन गांव से दुगनी तीन गुनी ज्यादा हो गई है। सेकंड चीज ये है कि पिछले मार्च 2020 से हमने आज तक तकरीबन 100% रिटर्न दिया है यूएस डॉलर टर्म्स में ऑन एमएससीआई इंडिया इंडेक्स। दुनिया ने 45% रिटर्न दिया है। अब आपको अगर प्रॉफिट बुक करनी है तो आप वहीं पे करेंगे जहां पे प्रॉफिट है, और हमारे वहां पे जम के प्रॉफिट है लोगों को। तो जैसे जैसे अमेरिका में ब्याज की दरें बढ़ेगी वैसे वैसे वहां के निवेशक यहां से अपना प्रॉफिट बटोर के यूएस लेके जाने की कोशिश करेंगे, और उस वजह से मार्केट में उनकी सेलिंग आ जाती है। अब उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस बनाना चाहिए। आज से 10 साल पहले एफपीआई बेचते थे, हमारे यहाँ पे धड़कम हो जाती थी। अब मतलब एफपीआई बेच रहे हैं बट सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस भी रीजनेबल है। तो अक्टूबर से लेके जनवरी 2022 तक सेकेंडरी मार्केट में उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया, बट मार्केट में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आई बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। जितेंद्र भाई जैसे लोग मिला के हमें 12,000 करोड़ रुपए एसआईपी में हर महीने दे देते हैं, तो हम जाके एफपीआई से खरीद लेते हैं। तो अब जो पहले के सामने एफपीआई की इंपैक्ट है वो कम हो गई है। दूसरी चीज कबड्डी की मैच है एफपीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बीच में। मार्च 2020 में वो किसी भी दाम पे बेचने को तैयार थे, तो हमने उनको एक दाम पे एग्जिट नहीं दी। हम रोज दाम नीचे करते गए करते गए करते गए, तेरे को बेचना है बेच दे, बाद में देख लेंगे। तो 2-3 महीनों के लिए जब तक वो बेच रहे थे मार्केट नीचे आ गया, जैसे उनकी सेलिंग खत्म हुई मार्केट ऊपर आ गया। इस बार अब वो भी समझदार है, उन्हें भी मालूम है कि कबड्डी में हम बहुत अंदर चले गए तो ये हमारी टांग घसीट लेंगे, तब वो धीरे 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 प्राइस लिमिट करके बेच रहे हैं। हमारा विश्वास है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया में सही है। आज जो एफपीआई यहाँ पे बेच रहा है कल वही हमसे खरीदने के लिए आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत रोचक तरीके से आपने बातें समझाई। हमें ये समझाएं कि बजट में ऐसा क्या किया गया है कि हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर और मजबूत हो, और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट जो बार बार चिंता की बात बन रही है, वो अगर चिंता की बात है वो, तो वो कुछ बेटर हो, कुछ हालात सुधरे। महंगाई का दर कम करना है तो 2 चीज है। एक, आप डिमांड कम कर दीजिए, दैट मीन्स ब्याज की दरें बढ़ा दीजिए, लोग अपने आप डिमांड कम कर देंगे। दूसरा है कि मैं सप्लाई बढ़ा दूं। अगर सप्लाई बढ़ गई तो परमानेंटली इन्फ्लेशन डाउन रहेगा। इस बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के ऊपर फोकस किया है ताकि सप्लाई बढ़ सके। नाउ हैरी पॉटर की मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि आबरा का डाबरा की और कल से सप्लाई चालू हो जाए, उसे समय लगता है। बट एक समय था जब हम साल में 50 किलोमीटर हाईवे नहीं बनाते थे, आज दिन के 50 किलोमीटर हाईवे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये महंगाई का जो दर है वो परमानेंटली कम हो जाएगा। चलिए, लेकिन संक्षेप में आप मुझे ये बताएं कि निवेशकों के लिए सर इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। निवेशक जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि निवेशक हमारा मजबूत हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या फिर जितेंद्र जी जैसे हमारे जो आपके म्यूचुअल फंड के जो लोग शिप करते हैं, उस दिशा में आपको लग रहा है कि वो क्या बढ़ने वाला है आगे? हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके भारत का निवेशक बेस बड़ा हो रहा है। पहले म्यूचुअल फंड में 1-1.5 करोड़ निवेशक थे, आज 3.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए। पहले 2-4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, आज 8 करोड़ के आसपास पहुंच गए।
तो धीरे 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 करके लोग फाइनेंशियल मार्केट में निवेश करना चालू कर दिए। जनधन ने बैंक लोगों तक पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन फंड भी उसी राह पे चल रहे हैं। बट कंपेयर टू बैंकिंग हम लोग बहुत 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 पीछे हैं। अब निवेशकों के लिए इस बजट में एक ही डायरेक्शन है कि भारत की इकोनॉमिक रफ्तार बढ़ती रहेगी और इससे जो कॉर्पोरेट इंडिया है, लिस्टेड इंडिया है, उनकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। और अगर उनकी ग्रोथ बनी रही तो आज नहीं तो कल उनके दाम भी ऊपर आ जाएंगे। तो एक विश्वास देता है ये डोमेस्टिक निवेशकों को कि आप अपना सेविंग्स, अपना पैसा मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो उथल पाथल होती है उसको इग्नोर करिए। बिल्कुल, तो फिलहाल चर्चा वक्त है ब्रेक का, ब्रेक वाले लौटेंगे बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग भारत में जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं। डिजिटल इंडिया की बात की गई है, लेकिन डिजिटल इंडिया भारत जैसे देश में जहां अधिकांश आबादी अभी भी गांव में रहती है, वो उसके लिए कितना एक लुभावना सपना है या व्यवहारिक सपना है, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत की जो बार बार बात की जाती है, नीलेश सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि आत्मनिर्भर भारत थोड़ा कॉस्टली अफेयर है भारत के लिए। तो आपको लग रहा है कि बजट में जो भारत में बार बार बजट में प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि वी वांट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, लेकिन आपने जैसा कि शुरू में ही कहा कि रेवेन्यू साइड में खर्च ज्यादा हो रहा है, तो उस दिशा में आपको लग रहा है कि कहीं बजट में है कि रेवेन्यू हमारा जो है रेवेन्यू कम हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, कैपेक्स बढ़े, इस दिशा में बजट कुछ करते हुए दिख रहा है क्या? सो इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काफी चीजें की गई है और बजट के बाहर भी बहुत सारी चीजें हुई है। पहले जब हम डिफेंस में कैपिटल स्पेंडिंग करते थे तो ज्यादातर पैसा विदेशी मैन्युफैक्चरर को जाता था। आज वो 68% किया गया है। एक अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग बेस, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना लेट्स से चाइना का या अमेरिका का या जापान का या कोरिया का हुआ है। उसका एक कारण ये है कि उनकी प्राइवेट कंपनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी में साथ मिलके काम करती हैं। आज हम इंटरनेट के लाभ देख रहे हैं, बट इंटरनेट तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से ही बनी है। तो जब प्राइवेट कंपनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूज करती है तो फिर उसको वो दूसरे साधनों में भी लेके आ सकती है। ये जो 68% अलोकेशन का टारगेट है कि ये डिफेंस कैपिटल आउटले इंडियन लोकल इंपोर्ट्स में, लोकल आइटम में लगना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज जो इसके अंदर हुई है, पीएलआई स्कीम में सोलर पैनल के लिए 19,500 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रावधान किया गया है। अब आई डोंट नो किस बंदे ने ये आपको समझाया है कि आत्मनिर्भर भारत कॉस्टली अफेयर है। आई थिंक उन्होंने कंक्लूजन पहले बनाया है और डेटा नहीं देखा है। मैं आपको एक सिखाता हूं आत्मनिर्भर भारत की सक्सेस क्या है। 2014 में हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल हैंडसेट कंज्यूमर थे। $8 बिलियन के मोबाइल इंपोर्ट करते थे। जब मैं, आप और जितेंद्र भाई मोबाइल खरीदते थे तो साउथ कोरिया, वियतनाम में जॉब्स क्रिएट करते थे। भारत में कुल मिला के 2 या 3 फैक्ट्री मोबाइल फोन को असेंबल करती थी। 2015 में हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू टोटल 19,000 करोड़ के आसपास रह गई। फिर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत। आज 270 से ज्यादा फैक्ट्री भारत में काम कर रही है। प्रोडक्शन वैल्यू 2,20,000 करोड़ पे पहुंच गई है इन FY21। FY22 में उससे भी आगे होगी। एक्सपोर्ट्स FY22 में $5 बिलियन के ऊपर होंगे। आप, मैं और जितेंद्र भाई आज मोबाइल खरीदेंगे तो बहुत जॉब्स हम नोएडा या तमिलनाडु या महाराष्ट्र में क्रिएट करेंगे। दुनिया की जो सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सैमसंग, वो नोएडा उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। सालाना वो 6 करोड़ हैंडसेट बनाती है, जो 2014 में हमारे प्रोडक्शन थे उससे ज्यादा है। पूरा देश 2014 में जितना बनाता था उससे ज्यादा आज हम नोएडा में बना रहे हैं। उसकी कैपेसिटी 12 करोड़ मोबाइल हैंडसेट होने वाली है कुछ सालों के अंदर। पीएलआई स्कीम के तहत हमने एप्पल और सैमसंग को भारत बुलाया था मोबाइल बनाने के लिए।
उन्होंने टारगेट दिया था FY 2022 के लिए $2.5 बिलियन। उम्मीद है वो $5 बिलियन का प्रोडक्शन करेंगे। और पहले जैसे हमने देखा था 1980 में कि जब सुजुकी आई यहाँ पे गाड़ियां बनाने के लिए, तो कुछ सालों में यहाँ की मार्केट की पोटेंशियल देख के अपने सप्लायर्स को, वेंडर्स को लेके आई। आज उसी तरह हम मोबाइल फोन्स में देख रहे हैं कि पहले सैमसंग आया, अब उसके वेंडर्स यहाँ पे आके ग्लास पैनल बना रहे हैं, PCB बोर्ड बना रहे हैं, मोटर बना रहे हैं और प्लास्टिक एंड रबर कंपोनेंट बना रहे हैं। जो वैल्यू एड पहले 15-20% थी, अब 35 से 40% हो जाएगी। और भारत पिछले 6 सालों में या 7 सालों में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया फ्रॉम 12th लार्जेस्ट। लेकिन आज हम एक मेरी बात सुन लीजिए ताकि आपके जो ऐसे कमेंट करते हैं उनको समझ पड़े कि भैया आप डेटा देखिए। आज अगर आप देखें तो हम साउथ कोरिया और वियतनाम से ज्यादा मोबाइल बनाते हैं। क्या हमने सारी चीजें मोबाइल में अचीव कर ली? जी बिल्कुल नहीं, अभी तो आसमान छूना है। चाइना का मोबाइल एक्सपोर्ट्स $200 बिलियन है, वियतनाम का $60 बिलियन है, हमारा $5 बिलियन है। तो हमें 5 से 60 और 5 से 200 जाना है। बट क्या हम बिकॉज 5 पे और 60 या 200 पे नहीं है इसलिए हमने अंडर अचीव किया? बिल्कुल नहीं, आप तो -8 से +5 पे पहुंचे हैं। तो ये नजरिए की बात है जिसको हमारे गुजराती में कहावत है कि जिसको कमले की बीमारी हो, जॉन्डिस हो, उसको सारी चीजें पीली ही दिखती है। मेरे और जितेंद्र भाई को तो हर चीज को बैलेंस में देखना पड़ता है। मेरा मतलब है कि जब भी हम मोबाइल लेने जाते हैं तो लोगों को ये खलता है कि वो जो है ना उसमें मेड इन चाइना कहीं लिखा रहता है। मेड इन इंडिया लिखा भी है तो वो रेडमी का मिलेगा हमें या फिर वो जो है ना ओप्पो का मिलेगा, लेकिन वो होगा विदेशी कंपनी का। और मैक्सिमम, आपने सैमसंग का नाम लिया, लेकिन मैक्सिमम तो चाइना की कंपनियां पूरे हावी हैं। तो आप लोग ये नहीं देखते हैं कि जो ना उस पर मेड इन अंदर क्या लिखा है। ओप्पो तो ओप्पो ही रहेगा, आपका जो है ना रेडमी तो रेडमी रहेगा। तो सवाल तो ये है कि वो कंपनी है तो विदेशी ही ना। अब ये लोग जो है वो ये लोग हैं जो जब इलेक्ट्रिक लाइट लेने जाते हैं बाजार में दिवाली के दिन पे, तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट ले लेते हैं बिकॉज वो 10% सस्ता है, और फिर कंप्लेंट करते हैं यार ये तो चाइना की प्रोडक्ट लेनी पड़ रही है। भैया आप स्वदेशी बनिए ना। महात्मा गांधी तो 1947 में सिखा के गए थे अपने को स्वदेशी अपनाओ। आपको खुद को सुधरना नहीं है, बट आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुधर जाए, तो ऐसा कैसे होगा? मैं पूछ रहा हूँ कि बजट में मिस्टर जैन सुनिए जरा, अरे सुनिए तो सही जरा, मुझे तो बोलने दीजिए सर। आप जब मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदते और वो चाइना में बनी है तो जॉब चाइना में हुआ। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर विदेशी कंपनी है, बट जब वो भारत में बनाती है तो भारत में जॉब क्रिएट होते हैं। तो चाहे जो भी हो, वो कंपनीज भारत में फैक्ट्री डाले तो भारत में जॉब बनती है। मारुति सुजुकी विदेशी कंपनी है, बट आज मारुति सुजुकी भारत में है तो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इतना जीडीपी को कंट्रीब्यूशन किया है। आप बैंक देख लीजिए, वो भी विदेशी है। HDFC बैंक में मेजोरिटी ओनरशिप विदेशी की है, तो आपके वहां पे मतलब वो जॉब तो यही क्रिएट करती है, उसका मैनेजमेंट तो भारतीय है। तो अगेन नजरिए की बात है, जिसको जॉन्डिस है उसको सारी चीजें पीली दिखेगी, उसे आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। चलिए लंबी चर्चा हो जाएगी मुझे लग रहा है। HDFC की जो कई बार बोलते हैं कि HDFC सरकारी कंपनी है, उसमें सरकार का निवेश ज्यादा है। आपने मुझे एक नई बात बताई कि HDFC में विदेश ये अगेन जो पीलिया वाला है उसको खाली पीली चीज दिखती है। मतलब आज तक मैंने कभी तक ये नहीं सुना कि HDFC सरकारी कंपनी है। नहीं, ये तो मतलब ये कहां से निकला वो तो भगवान को मालूम। चलिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए 2-3 चीजें हैं जो कि पिछले दिनों काफी चर्चा में रही हैं। एक तो आपकी बैटरी का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, दूसरी आपकी सोलर सिस्टम की बात है, और तीसरी हमने बहुत सुना है चिप, जिसको सेमीकंडक्टर हम बोल रहे हैं, उस पर सरकार का काफी जोर भी रहा है, काफी घोषणाएं भी की। बजट में इस दिशा में कुछ होते हुए देख रहे हैं आप? और आपने जो मोबाइल की बात की, तो मोबाइल इंडस्ट्री को मान लें, उस दिशा में सरकार ने कुछ ऐसा किया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ही इंडिया में हो जाए, सिर्फ हम असेंबलिंग ना करें, सिर्फ मेड इन इंडिया का नाम ना रहे, हमारा ब्रांड ही हमारा ब्रांड अमेरिका भारत की ब्रांड बन जाए। अगर आपको 50वें माले पे पहुंचना है तो पहले माले से चालू करना पड़ेगा ना।
ऐसा तो कोई सुपरमैन स्पाइडरमैन है नहीं रियल लाइफ में कि सीधा 50वें माले पे पहुंच जाए। बेस जितना स्ट्रांग होगा उतनी इमारत बड़ी होगी। अब आप मोबाइल फोन को ही देख लीजिए, 2,20,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है। आप नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। अब इसके ऊपर जब स्केल बनेगा तो वेंडर आएंगे, तो वैल्यू ऐड बढ़ेगी, तो जॉब्स खड़ी होगी। आपने जो चीज मारुति सुजुकी के द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में की, वही चीज बाकी सारी जगह पे कॉपी करनी है। जी अनिल, मैं आप तो छोटा सा इसमें आपका जो आप जो स्वतंत्र जी ये बोल रहे हो कि भारत के ब्रांड बन जाए, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, केवल असेंबलिंग नहीं हो, तो एक मैं आपसे छोटा सा इसका जवाब देना चाहूंगा। आपने टाटा मोटर्स और हिंडाल्को, ये दो कंपनियों का नाम सुना होगा। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील का भी नाम सुना है आपने। तो ये सब बाहर के ब्रांड खरीद के और बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां हमको बनाने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम तभी होगा जब हम हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे तो आज मारुति सुजुकी है, पहले हीरो होंडा थी, वो हीरो बन गई। मारुति सुजुकी कब मारुति बन जाएगी ये पता नहीं लगेगा आपको। तो ये सब तब बनेगा जब हम उस चीज में डोमिनेट कर पाएंगे। डोमिनेट करेंगे हम, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी आने वाले हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जब आएंगे, हम बनाने लग जाएंगे, तो हम एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे। जैसे आज मोबाइल, नीलेश जी बोल रहे हैं मोबाइल हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और हम दूसरे जो वर्ल्ड की 2 टॉप मोस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर कंट्री हैं उनको compete करने जा रहे हैं। तो ये स्टेज भी तब आएगी जब हम हमारे को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए PLI और ये सारा कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस और ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और बाहर की टेक्नोलॉजी लाने के लिए बाहर की कंपनीज को यहाँ बुलाना, यहाँ सेटअप करवाना भी जरूरी है। आज सैमसंग मोबाइल यहाँ बना रहा है, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है। अब वो सैमसंग आगे सैमसंग ही बनाता रहेगा ये जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ नए कई सैमसंग जन्म ले लेंगे वो सैमसंग वाले मोबाइल बनाने के लिए। तो ये स्टेज है जिसकी तरफ शुरुआत करी गई है। ये नहीं है कि हम उस चीज को सोचे ही नहीं, हम तो केवल ये सोचे कि बाहर के दरवाजे बंद कर दें और यहाँ पे जो हो सके वो कर लें, तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। जी जितेंद्र जी, संक्षेप में, अब हमारे पास जो है समय भी थोड़ा कम बचा है, अगर हमें बता सकें कि निवेश की दिशा में, म्यूचुअल फंड की दिशा में, इक्विटी की निवेश की दिशा में किस डायरेक्शन में आपको बजट ज्यादा दिख रहा है? क्या म्यूचुअल फंड में की दिशा में कुछ घोषणाएं हुई हैं क्या? वैसे नीलेश जी ज्यादा अच्छी तरह से इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ये सब इन्वेस्टमेंट्स क्या है कि डिपेंड करता है इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। इकोनॉमी जिस तरफ जा रही होती है, क्योंकि हम हमेशा कंपेयर क्या करते हैं, एक तो फिक्स रेट में क्या रिटर्न आ रहा है और एक रिस्क रेट में क्या रिटर्न आ रहा है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जब भी बेटर होते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर होती है तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, और अदरवाइज फिर फिक्स रेट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब इन्फ्लेशन प्लस इंटरेस्ट रेट, उन दोनों को जोड़ करके अगर हम देखते हैं और फिर रिस्क को देखते हैं, तो हमको लगता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन फिक्स इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो जब तक हम ग्रो करते रहेंगे, हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ता रहेगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक बेटर एवेन्यू रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, वॉलेटिलिटी की बात करें, वो हमेशा रहेगी और ये सब चीजें होती रहेंगी। हम एक प्रोसेस में हैं, हमारे ये बजट हर साल आते रहेंगे और ये प्रोसेस है, इकोनॉमी को आगे ड्राइव करने की प्रोसेस है। इनसे बहुत ज्यादा कोई मार्केट में इंपैक्ट नहीं होता कि बजट अच्छा आ गया तो मार्केट बहुत तेज हो जाएगा, बजट खराब आ गया तो मार्केट डाउन हो जाएगा। इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं मार्केट्स। हो सकता है इस वीकेंड तक या आज या कल तक बजट का इंपैक्ट रहे। बजट का इंपैक्ट मैं नहीं मानता कि मार्केट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बजट का इंपैक्ट होता है। जितेंद्र जी, ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि जो जैसे अगर कैपेक्स में खर्च बढ़ेगा तो कैपेक्स में आपको लग रहा है कुछ थीम वाले शेयर बढ़ेंगे, डिजिटल वाले, IT वाले शेयर बढ़ेंगे, या फिर डेट ज्यादा लुभावना हो जाएगा? ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सेक्टर का बताता हूं। आपने बोला कि कुछ थीम वाले शेयर बढ़ेंगे, तो अगर कैपेक्स बढ़ता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रा वाली कंपनियां और बैंक्स को। क्योंकि बैंक्स को इसलिए फायदा होता है क्योंकि वो पैसा सारा रूट बैंक्स के थ्रू ही होता है।
तो क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ता है, कैपेक्स बढ़ता है तो क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ता है, तो बैंक्स को फायदा होता है क्योंकि उनको वो पैसा फाइनेंस करते हैं तो उनका रेवेन्यू बढ़ता है। तो एक मेरा मानना है कि लार्ज पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में बहुत बड़ा स्कोप निकल के आ रहा है। तो प्रायोरिटी पे बैंकिंग सेक्टर है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर इंफ्रा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम अलग करके बाकी जो पावर इंफ्रा की कंपनी है, जो ग्रिड सिस्टम वाली कंपनी है, पावर ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनियां हैं, उन सब कंपनीज में भी काफी बड़ा स्कोप निकल के आ रहा है। और इंजीनियरिंग वाली जो कंपनियां हैं लाइक सीमेंस टाइप, एबीबी टाइप, इन सब कंपनीज में भी काफी बड़ा स्कोप नजर में आ रहा है। और तीसरी नई बात, आईटी को हम हमेशा एक्सपोर्ट इनकम से देखते हैं। अभी तक जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनको हम देखते हैं कि वो एक्सपोर्ट में क्या ग्रोथ हो रही है, और वो मोस्टली डिपेंड है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। तो अब आगे इंडिया का इटसेल्फ खुद आईटी में डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, तो आईटी में स्पेंडिंग इंडिया की बहुत बढ़ने वाली है। तो वो जो इंडिया की आईटी कंपनियां हैं उनको इंडिया से भी काफी बड़ा बिजनेस मिलने वाला है। अभी जैसे आपने सुना ई पासपोर्ट, अभी तक पासपोर्ट के ऊपर पूरा काम टीसीएस कर रही है। तो टीसीएस को ई पासपोर्ट का कितना एडवांटेज मिलने वाला है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इन्फोसिस, ये बैंकिंग के जितने भी बैंक्स के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सब के ऊपर इन्फोसिस और टीसीएस काम करती है इंडिया में। तो ये अगर हम सारी चीजें ऑनलाइन कर देंगे, ई रजिस्ट्री की बातें चल रही हैं, और एजुकेशन को, हॉस्पिटल इंफ्रा को, हेल्थ इंफ्रा को, इनको सबको हम डिजिटल कर देंगे, तो ऑलरेडी जो हमारी इंडिया में इतनी बड़ी जो पूरे वर्ल्ड को सर्विसेज दे रही हैं, वो इंडिया को भी सर्विस देंगी वो आईटी कंपनीज। तो आईटी कंपनीज में भी मेरा अच्छा नजरिया है, आईटी कंपनीज में भी अच्छा लग रहा है मेरे को। और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज क्योंकि पीएलआई है, ड्यूटीज में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, और गवर्नमेंट का फोकस फैसिलिटेटर होकर के ज्यादा बन गया है, बजाय कि गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चर करे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज के ऊपर भी काफी वो निकल के आ रहा है। लेकिन आप ये देखो कि लास्ट 1 साल में, 1.5 साल में जो 100%, 150% के जो रिटर्न्स आए, मार्केट इतना तेज हुआ है, वो सब उसी तरीके से हम आगे होप नहीं कर सकते कि हम वो कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, डबल डिजिट रिटर्न्स आगे मार्केट में आते रहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम ये मान के चलें कि 50, 60, 70, 100% के रिटर्न ईयर ऑन ईयर आते रहेंगे मार्केट्स में। और जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं उसका फर्क जरूर मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। ऑलरेडी मार्केट में जो अभी बजट से पहले 10-15 दिन मार्केट डाउन हुआ है, तो वो उसी का एक इम्पैक्ट था। और आगे भी जब फेड मीट होगी तो वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में रिस्क काफी कम हो जाती है क्योंकि वहां पे पूरा रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और राइट टाइम टू एग्जिट और राइट टाइम टू एंट्री जो आम इन्वेस्टर नहीं समझ पाता है, वो रिसर्च एनालिसिस या फंड मैनेजर्स उस चीज को थोड़ा ढंग से मॉनिटर कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट इक्विटी में जो अगर अच्छा खुद रिसर्च कर सकते हैं उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो किस तरह के आपको लग रहा है रियल एस्टेट जो पिछले दिनों से काफी हॉट बना हुआ था वो बना रहेगा क्या? किस तरह के इंफ्रा वाले शेयर आपको लग रहा है कि इंफ्रा थीम चलेगी? और दूसरी बात, आजकल काफी लोग मतलब जो ऐप से निवेश करने लगे हैं, ग्रो हो गया या आपके इस तरह के जो ऐप है, चाहे वो बहुत बढ़िया बात है। ऐप जो डिजिटल एप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो डीमैट अकाउंट हैं, पिछले 3 साल में डीमैट अकाउंट 2.5 गुना बढ़ गए हैं हमारे यहाँ पे। 2-2.5 करोड़ से 7 करोड़, 7.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं इंडिया में, और वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। अभी एलआईसी का आईपीओ आ रहा है तो उसमें भी काफी डीमैट अकाउंट बढ़ने की उम्मीद है। तो ये डीमैट अकाउंट बढ़ने का मतलब है इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। तो इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, अब वो बढ़ने का रीजन उसके पीछे डिजिटल जो एप्स हैं, तो इजी एक्सेस हो गई है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये एक बढ़िया बात है। इसलिए वो अभी नीलेश जी भी जैसे बता रहे थे कि 17,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू मंथली आ रहा है, तो एफपीआई जो पैसा निकाल रहा है, एफआईआई जो पैसा निकाल रहा है, उससे ज्यादा पैसा हम मंथली एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट 17,000 करोड़ बोला आपने या 12,000 करोड़ बोला? 17,000 करोड़। 17 करोड़ मंथली, 17,000 करोड़ हो गया है अब क्या? हाँ, ये आपके जनवरी का डाटा है?
तो जो भी है, ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये एफआईआई के इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट कर रहा है, और ये रेगुलरली, क्योंकि ये परमानेंट मनी होती है कि इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, जो एसआईपी का पैसा आता है। तो एफआईआई के पैसे में वॉलेटिलिटी होती है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी निकल जाता है, और काफी बड़े अमाउंट में भी निकल जाता है। तो ये एक स्टेबिलिटी है, मार्केट को एक बड़ा स्टेबिलिटी दे रही है कि आगे पैसा अगर एसआईपी के थ्रू आता रहेगा तो मार्केट में डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड रहती है। दूसरी बात मार्केट के लिए पॉजिटिव जो है, इक्विटी मार्केट्स के लिए, वो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो चेंज हो रही है, क्योंकि अभी पिछले 2 साल में कोरोना के इफेक्ट्स जो थे वो अब कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो अगर 20%, 18-20% से ऊपर की अर्निंग ग्रोथ के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, तो मार्केट आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी इनको भी थोड़ा डिस्काउंट कर लेगा। अच्छा, नहीं, रियल एस्टेट के बारे में आपने नहीं बताया। रियल एस्टेट में आपको लग रहा है कि आगे जाके ग्रोथ रहेगी क्या? एक्चुअली जो अगर इंफ्रा डेवलपमेंट होता है ना, तो वो डायरेक्टली रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव होता है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट होने वाला है तो रियल एस्टेट में तो बट नेचुरल डेवलपमेंट होगा ही। अगर हम कहीं पे भी गांवों के पास में डिजिटलाइज एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर सड़कें बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, रिवर फ्रंट पे हम एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, या रिवर्स को जोड़ रहे हैं, तो वो सब रियल एस्टेट डेवलपमेंट का ही पार्ट है। रियल एस्टेट में तो ग्रो होगा ही, क्योंकि नई सिटीज बचेंगी, गांव डेवलप होंगे, तो रियल एस्टेट में तो ग्रो होगा ही। लेकिन रियल एस्टेट में रियल ग्रोथ हो और एक केवल स्पेकुलेटिव ग्रोथ हो, तो उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आगे मेरा ये मानना है, रियल एस्टेट में एक रियल ग्रोथ और एक परमानेंट ग्रोथ वाला फीचर ज्यादा इनबिल्ट रहेगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। तो आई थिंक रियल एस्टेट में 8 to 10% की एनुअलाइज ग्रोथ होना तो मुनासिब है। जी, और थीम में आपको एक आईटी आपने बताया, आईटी के अलावा थीम शेयर में और कौन से आपको लग रहा है कि बढ़ेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, बैंकिंग, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग और बिग पीएसयू बैंक्स, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग। तो सेंसेक्स आपको, जैसे मैंने कल देखा कि यानी जब बजट जब आया तो बजट में काफी कुछ बीच में सेंसेक्स में एक गोता लगाया बीच में और फिर ऊपर चढ़ा। आगे जाके आपको लग रहा है कि वो क्यों हुआ था, थोड़ा उस बारे में बताएं। और फिर आगे आपको क्या लग रहा है कि सेंसेक्स बहुत जल्दी क्या ये 62,000 या 65,000 होने वाला है, कब तक होगा, और क्या अनुमान है आपके? देखो, सेंसेक्स 62-65,000 होगा, ये शॉर्ट टर्म कहने वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि सेंसेक्स 2 लाख भी होगा और 5 लाख भी होगा, है ना। नहीं, वो तो बहुत लॉन्ग टर्म हो गया। एक्चुअली लॉन्ग टर्म ही सोचना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 60,000 का 70,000 कब हो जाएगा या 80,000 कब हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 60,000 का 5 साल के अंदर अंदर 2 लाख हो जाएगा, या 4 लाख हो जाएगा, या 2 लाख जाएगा, या 1.5 लाख हो जाएगा। ये जरूर कह सकता हूँ 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि 60,000 का 75,000 कब हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं। तो वो वॉलेटिलिटी वाली बातें हैं इसके पीछे, लेकिन डबल डिजिट रिटर्न्स शेयर मार्केट्स में आने हैं। अब वो स्टॉक स्पेसिफिक काफी हो जाएगा मार्केट, क्योंकि अभी तक क्या इंडेक्स स्पेसिफिक मार्केट रहा है, पिछले साल जैसे स्टॉक स्पेसिफिक हुआ है, तो आगे भी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मार्केट, सेक्टरल और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। तो ज्यादा जो रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ होने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। बिल्कुल, तो ये आपने बड़ी बात कही कि इंडेक्स स्पेसिफिक अभी तक हो रहा था मार्केट, अब मतलब आपका मेरा सेक्टर पर्टिकुलर कंपनी वाइज हो जाएगा, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा, कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक हो जाएगा। तो कौन से सेक्टर में आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? सबसे ज्यादा 2-3-4 आप बता पाए। आपने जैसे बताया कि आईटी है, मैंने आपको बताया बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, इंफ्रा, आईटी, ये और मैन्युफैक्चरिंग। सोलर वगैरह जो हमारे सोलर है, सोलर इज पार्ट ऑफ इंफ्रा। अच्छा, हाँ, सोलर इंफ्रा का ही पार्ट है। पावर इंफ्रा और सोलर इंफ्रा, ये सोलर पार्ट इंफ्रा का ही पार्ट है। और सोलर में इंडिया में काफी कंपनीज, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी में। बैंकिंग में आपको क्यों लग रहा है कि बैंकिंग में कारण क्या लग रहा है बैंकिंग के पीछे? एक्चुअली बैंकिंग
पूरे डेवलपमेंट, पूरे ग्रोथ की एक धुरी होती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है। जो भी कुछ चैनलाइज होगा वो बैंकिंग के थ्रू ही चैनलाइजिंग होगा। और पिछले 2-2.5 साल में जो एनपीए फ्रंट पे जितने डेवलपमेंट हुए हैं, बैड बैंक की जो कंसेप्ट आई है, तो अब बैंक्स के प्रॉफिट्स बढ़ने ही है, अब प्रोविजनिंग नहीं बढ़नी है। अब जो एक्सेस प्रोविजनिंग करी हुई है वो सब रिवर्ट होनी है बैंक्स में। तो बैंक्स के आप रिजल्ट्स देखोगे अब इस क्वार्टर में के या इससे आगे के ईयर्स के, तो उनमें पॉजिटिव ही होना है, नेगेटिव नहीं होना है उनके, अगर हम एनपीए प्रोविजनिंग की बात करें तो। और दूसरी बात, क्रेडिट ऑफटेक जो पिछले 2-2.5 साल से नहीं हो पा रहा था, वो क्रेडिट ऑफटेक बहुत स्पीडली बढ़ने वाला है आगे, क्योंकि कैपेसिटीज बढ़ रही है। आप देख रहे हो महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो वो उसका रीजन है सप्लाई कंसर्न्स। सप्लाई कंसर्न्स मतलब सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वहां कैपेसिटीज बढ़ेंगी, इंफ्रा होगा तो सप्लाई भी हो पाएगी। तो वो कैपेसिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट ऑफटेक होगा, क्रेडिट ऑफटेक होगा तो बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो ज्यादा फाइनेंस करेंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमने देखा कि बजट 2022 में दूरगामी काफी कुछ एक विजन है, लेकिन उसमें जो शॉर्ट टर्म में हमारे पास विजन है वो भी हमने देखे। और उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह की प्रोमिस दिए गए हैं बजट में, उससे बेटर ही बजट जो उसके इम्प्लीमेंटेशन हो वो आए। जैसा कि नीलेश जी ने बताया, जितेंद्र जी ने बताया, तो उसके शायद बेहतर ही हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े। नीलेश जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप नमस्कार साहब।